हेलो दोस्तों, ज्ञान एकेडमी की वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को भी हम कवर करते हुए चलेंगे, ताकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं तो उस एग्जाम को आप और भी बेहतर तरीके से तैयार कर पाएँ। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा किसे दक्षिण भारतीय बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो किसे मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा मुरली रामकृष्ण को। इसके अलावा अगर अदर ऑप्शन देखें तो इसमें जो अमिताभ चौधरी हैं ये हैं एक्सिस बैंक के सीईओ, संदीप बख्शी हैं आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और आदित्य पुरी है एचडीएफसी बैंक के सीईओ। अच्छा, अगर बात करें इसके रामकृष्णन जी की तो ये रिप्लेस करेंगे वीजी मैथ्यूज को, जो कि 30 सितंबर को क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे साउथ इंडियन बैंक से। अभी वर्तमान में जो सीईओ हैं वो वीजी मैथ्यूज हैं। इसके अलावा रामकृष्णन जी इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो साथ ही साथ हांगकांग, उत्तरी एशिया, श्रीलंका, मध्यपूर्व और अफ्रीका की जो क्षेत्रीय ब्रांचेज हैं वहाँ की आईसीआईसीआई की, उनके क्षेत्रीय प्रमुख भी रह चुके हैं। साउथ इंडियन बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1929 को। हेडक्वार्टर है थ्रिसूर, केरला, इंडिया में। चेयरमैन है इसके सलीम गंगाधरन। अब कुछ बातें आपको आरबीआई के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें जो हमारे पहले गवर्नर थे आरबीआई के, वो कौन थे? तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ जी। और जो अभी लेटेस्ट हमारे जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। तो इतनी बातें आपको आरबीआई के बारे में पता होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल चैरिटी डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर 1997 के दिन कोलकाता में जो मदर टेरेसा थी इनका निधन हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य पर 2012 से जो यूएन है उसने पुण्यतिथि के रूप में हर साल 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। बात करें अगर मदर टेरेसा की दोस्तों, तो ये एक विदेशी नागरिक थी। ये अल्बानिया की नागरिक थी। 1910 में इनका जन्म हुआ था। 1928 में ये भारत आई थी। भारत में इनके सेवा भाव के लिए इन्हें जाना जाता था। जो गरीब और निराश्रित लोग थे उनकी सेवा के लिए इनको जाना जाता था। 1939 में ये भारतीय नागरिक बनी। इसके अलावा 1950 में इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी ऑफ कोलकाता ऑर्डर की स्थापना भी करी थी। अपने इन्हीं कामों के लिए 1979 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसके बाद 1980 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो किस राज्य सरकार के द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है, इस अभियान को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग हैं? स्वच्छता शपथ, शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, कोविड परिस्थितियों में स्वच्छता, घर के स्रोतों से कचरे का पृथक्करण और सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत करना। तो ये 5 भागों में इस अभियान को बांटा गया है। तो ये योजना शुरू करी गई है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश की दोस्तों, तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश को बोला जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले राज्य की अगर हम बात करें तो वो है राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। भोपाल है कैपिटल। गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। सीएम आप सभी को पता है शिवराज सिंह चौहान है। इसके अलावा यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क है, जो कि फेमस टाइगर रिजर्व भी है। ये फेमस टाइगर रिजर्व किस बात के लिए जाना जाता है? आपने मूवी देखी होगी द जंगल बुक। तो ये जंगल बुक जो मूवी बनी थी, ये रुडयार्ड किपलिंग की जो किताब है द जंगल बुक, इस पर बनी थी और ये किताब इन्हीं जंगलों पर आधारित है। इसके अलावा यहाँ पर करेरा नेशनल पार्क भी है। करेरा नेशनल पार्क जो फेमस पक्षी प्रजाति है एक सोन चिड़िया, जिसको कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोला जाता है, ये भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निजी जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांज लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। तो जो बजाज एलियांज लाइफ है उसने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात करें बजाज एलियांज की, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 2001 को।
सीईओ हैं इसके तरुण चुंकी। इसके अलावा अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो कियारा आडवाणी है मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर, आमिर खान है वीवो के ब्रांड एम्बेसडर, सानिया मिर्जा है तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? तो इसका सही आंसर होगा ड्वेन ब्रावो, यानी कि ड्वेन ब्रावो को एसबीओ टॉप, जो कि क्या है एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, इस गेमिंग कंपनी ने ड्वेन ब्रावो को अपना पहला एम्बेसडर बनाया हुआ है। ये पहले क्रिकेट ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें तो रोहित शर्मा है ओकले के ब्रांड एम्बेसडर, विराट कोहली है एमपीएल, इसका ऐड आपने देखा होगा टीवी में काफ़ी बार आता रहता है, मोबाइल प्रीमियर लीग इसको बोला जाता है। इसके अलावा मैरी कॉम यानी कि एमसी मैरी कॉम की अगर हम बात करें तो ये हैं बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने। तो पंजाब सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है, जिसका कि जो एम है वो पंजाब में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो पंजाब की जनता है उसको पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण से जोड़ना। बात करें पंजाब की तो पंजाब फेमस है 5 नदियों के लिए जो यहाँ से होकर के बहती हैं। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियाँ पंजाब राज्य से होकर के बहती हैं। पंजाब को भारत का ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो फेमस डांस फॉर्म जो पंजाब से पूछी जाती है, कई बार एग्जामों में आ जाती हैं, तो वो फेमस डांस फॉर्म कौन कौन सी हैं? जुगनी, धमाल, गतका, गिद्दा, झूमर, मिर्जा, भांगड़ा, ये फेमस डांस फॉर्म है जो पंजाब से कई बार एग्जामों में पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसकी स्थापना की तो पंजाब की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1966 को। कैपिटल है यहाँ की चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब के अलावा एक और राज्य की राजधानी है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य की राजधानी है। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर अगर हम बात करें तो गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह। सीएम आप सभी को पता है, यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने 4 और 5 सितंबर को बंगाल की दक्षिणी खाड़ी में किस देश के साथ इंदिरा 2020 अभ्यास का आयोजन किया है? तो किसके साथ किया है? रशिया के साथ। तो इंदिरा 2020 एक ये रशिया और इंडिया का संयुक्त होने वाला नवल एक्सरसाइज है जो कि हर 2 साल में एक बार होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से। ये जो एक्सरसाइज है ये इसकी 11वां एडिशन है, यानी कि 11वां संस्करण है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये डिटेल है भारत और रशिया के वो जहाज जो इसमें भाग लेंगे, ये उनके नाम है, डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में रशिया में कवकाज एक्सरसाइज रशिया ने आयोजित कराई थी, जिसमें कि जो मध्य एशिया के जो देश थे इसके साथ साथ चाइना, इन सभी देशों ने भाग लिया था और भारत ने उसमें भाग लेने से मना कर दिया था। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें और अदर ऑप्शन अगर हम देखें तो बांग्लादेश के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है भारत की? तो ये होती है एक्स संप्रीति। श्रीलंका के साथ होती है मित्र शक्ति और मालदीव के साथ जो एक्सरसाइज होती है भारत की वो कहलाती है एक्स एक्वेरियन एक्सरसाइज। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसमें उस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो 2018-19 के लिए ये जो रैंकिंग जारी करी गई है ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी कि BRAP का 4था संस्करण है। BRAP को ही बिजनेस रैंकिंग के रूप में जाना जाता है। इसकी घोषणा करी थी हमारी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने। दूसरे स्थान पर इस रैंकिंग में रहा था यूपी और पहले स्थान पर इसमें रहा था तेलंगाना। इसके अलावा बात करें अगर रैंकिंग की तो रैंकिंग जारी करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT, इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। बात करें अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो मिनिस्टर हैं हमारे वो हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इसके साथ ही हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सियाम के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? केनिची आयु कावाको। तो केनिची आयु कावाको सियाम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे? राजन वडेरा को, जो कि इससे पहले इसके प्रेसिडेंट थे। तो केनिची आयु कावा ये मारुति सुजुकी इंडिया जो है इसके MD और CEO हैं। मारुति सुजुकी
ये जापानी कंपनी है। मारुति सुजुकी इंडिया भारत में इसकी सब्सिडियरी कंपनी है। इसके अलावा बात करें अदर ऑप्शन की तो सॉन सेओप किम, ये hyundai की जो भारत में कंपनी है hyundai इंडिया, इसके एमडी और सीईओ हैं। hyundai एक साउथ कोरियन कंपनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस बैंक के द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं को डिजिटल रूप से प्रदर्शित करने के लिए टीएस होम उत्सव वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन लॉन्च किया है? तो किस बैंक के द्वारा किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। तो टीएस होम उत्सव, तो ये क्या है? ये एक ऑनलाइन एग्जीबिशन है जिसमें क्या होगा, जिसमें कि आप होम उत्सव ICICI.com के द्वारा इसमें एक्सेस कर सकते हैं। इसमें प्रदर्शनी रहेगी जिसमें कि कुछ लाभों की बात की गई है। वो कौन कौन से लाभ हैं? जिसमें कि प्रमुख डेवलपर्स के द्वारा परियोजनाओं की विस्तृत श्रृंखला के बारे में बात की जाएगी, आकर्षक होम लोन की ब्याज दरों के बारे में बात की जाएगी, विशेष प्रोसेसिंग शुल्क के बारे में बात की जाएगी, एक्सप्रेस होम लोन के माध्यम से ऋण की डिजिटल स्वीकृति, इसके बारे में बात की जाएगी। साथ ही साथ डेवलपर्स के द्वारा विशेष प्रत्यक्ष छूट के बारे में भी इसमें बात करी जाएगी। बात करें अगर ICICI की, तो ICICI बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, MD और CEO हैं इसके संदीप बख्शी, और ICICI का मुख्यालय है मुंबई में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा US के किस शहर को वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है? तो किस शहर को घोषित किया गया है? आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। आंसर है विलिंगटन। विलिंगटन क्या है? ये साउथ अफ्रीका का, क्या ये US का एक स्टेट है नॉर्थ कैरोलिना, उसमें एक सिटी है विलिंगटन। इसको वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट अभी यहाँ पर फिलहाल हैं डोनाल्ड ट्रंप। वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस। पॉपुलेशन है यहाँ की 328.2 मिलियन। GDP है 22.32 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। और यहाँ पर जो करेंसी है वो है US डॉलर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं यानी कि SVAYEM योजना को फिर से शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? असम राज्य ने शुरू किया है। तो स्वयं योजना है क्या? तो इसके अंतर्गत जो 2 लाख युवा है उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना, इसका ये फुल फॉर्म है। इसके तहत जो भी युवा हैं, जो भी बेरोजगार युवा हैं, उन बेरोजगार युवाओं को बीज धन के रूप में 50,000 रुपये उद्यम शुरू करने के लिए दिए जाएंगे। बात करें असम की, तो असम के CM हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी, कैपिटल है यहाँ की दिसपुर। इसके अलावा जो यहाँ का फेमस फेस्टिवल है बिहू, आप सभी को जानकारी होगी इस बात की। बिहू यहाँ का फोक डांस भी है एक तरह से। और काजीरंगा यहाँ का नेशनल पार्क है जो कि फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। इसके साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर, माजुली द्वीप, वो भी असम में स्थित है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा 7 सितंबर को। तो 7 सितंबर से अब से हर साल प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो स्वच्छ वायु दिवस है इसकी शुरुआत करी जा रही है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर से शुरुआत की जा रही है इसकी। इस पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता करी थी जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। इसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव थे वो भी इसमें शामिल हुए। बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव पारित करके ये बोला था कि 2020 से हर साल 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा करी थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? तो किसको सौंपी गई है? इंडिया को, यानी कि भारत को। बात करें ब्रिक्स खेल 2021 की, तो जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने कहा है कि जो खेलो इंडिया गेम्स हैं इन्हीं के साथ साथ जो ब्रिक्स गेम है इनका भी आयोजन किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, आप इसको देख लीजिएगा। तो 16 मई 2008 को आधिकारिक तौर पर पहली बैठक हुई थी ब्रिक्स के देशों की, ब्रिक के देशों की। ब्रिक्स को पहले ब्रिक नाम से जाना जाता था। 2010 में इसमें शामिल हुआ था
साउथ अफ्रीका, जिसके बाद फिर इसको ब्रिक्स नाम से जाने जाने लगा। फाउंडर देश है इसका ब्राज़ील। सब्सिडियरी है इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके भी हाल ही में उद्घाटन हुआ था 2014 में, जिसका कि जो हेडक्वार्टर है वो संघाई चाइना में है। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के वो थे केवी कामत, जिनको अब रिप्लेस करेंगे मार्कोस ट्रोजो, जो कि ब्राज़ील के हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है। जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में। 16 मई 2008 को इसकी आधिकारिक तौर पर पहली वो हुई थी, बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी ब्रिक की। किसकी? ब्रिक की। ब्रिक को पहले जाना जाता था बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना से। फिर साउथ अफ्रीका के शामिल होने से इसका नाम बन गया ब्रिक्स। तो अब देखते हैं नया क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्यों के पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित कर दिया? यानी केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित कर दिया? तो वो कौन सा जिला है? तो इसका सही आंसर होगा विरुधुनगर। तो विरुधुनगर को तमिलनाडु का ये एक जिला है जिसे कि तमिलनाडु का पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित कर दिया गया है। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो हुआ था 1773 में। कैपिटल है यहाँ की चेन्नई, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा जो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा स्टेट पूरी तरह से डिजिटल स्टेट बन चुका है? तो उसका आंसर होगा केरला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडिया और वोडाफोन को भारत में संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाएगा? तो किस नाम से जाना जाएगा? वी, वोडाफोन इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वी। तो हाल फिलहाल में आपने टीवी पर इसका काफ़ी ऐड देखा होगा। तो ये तो है आइडिया और वोडाफोन ने इस तरह से अपनी क्या करी है, रीब्रांडिंग करी है, जिसके जरिए भारत में खुद को लॉन्च करने वाला है। अब ऐसा क्यों करने वाला है? तो इसके जरिए ये 25,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाएगा, जिससे कि सरकार का जो बकाया है उसका भुगतान किया जा सके। बात करें इस रीब्रांडिंग के टैगलाइन की, तो इसका टैगलाइन है टुगेदर फॉर टुमारो। जो बैंक के एग्ज़ाम देते हैं बच्चे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए याद रख सकते हैं। इसके अलावा एमडी और सीईओ हैं इसके रविंद्र टक्कर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 रेसिंग इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो किसने जीती? ये जीती है पियरे गैसली ने। ये इनकी पहली रेस विन थी, ये करियर में पहली बार इन्होंने ये रेस जीती है। इसके अलावा इसमें सेकंड प्लेस पर रहे थे कार्लोस सेंट जूनियर और तीसरे स्थान पर रहे थे इसमें लांस स्ट्रोल। बात करें F1 रेसिंग की दोस्तों, तो ये एक सिंगल सीटेड कार रेसिंग होती है। इसमें फॉर्मूला 1 यानी कि F1 का मतलब होता है फॉर्मूला 1, जिसमें कि एक तय फॉर्मूले के तहत कार रेसिंग कराई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस देश ने एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के रीजनल कॉन्फ्रेंस APRC के 35वें संस्करण की अध्यक्षता की? तो किसने करी? तो ये करी थी भूटान ने। तो भारत की तरफ से इसमें केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भाग लिया था। ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, पंचायती राज्य से संबंधित जो मामले होते हैं उनके, साथ ही साथ भारतीय कृषि जो होती है उसके राज्य मंत्री, भारतीय कृषि और किसान की जो वेलफेयर संबंधित मंत्रालय होता है उसके मंत्रालय भी उसके भी ये राज्य मंत्री हैं। बात करें APRC की, तो इस APRC का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। भारत में इसका आयोजन पहली बार 1953 में किया गया था। FAO, तो FAO की अगर हम बात करें तो इसका फाउंडेशन है 1945 में, जब UN की स्थापना हुई थी तभी इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर है इसका इटली रोम में और हेड है इसके अभी कोडोंग्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा थिंक टैंक साइबर पीस फाउंडेशन के साथ छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा पर जागरूकता के लिए किस जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो किस जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है? ई रक्षा। तो ई रक्षा कार्यक्रम शुरुआत करी है व्हाट्सएप ने, जिसका कि जो मेन एम है वो छात्रों के बीच सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए ये साझेदारी इसके द्वारा करी गई है। कई चरणों में इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि जो पहला चरण है इसके अंतर्गत 15,000 छात्रों को, जो कि किन 5 क्षेत्रों से निकल के आएंगे, दिल्ली, MP, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों के 15,000 छात्रों को इसमें कवर किया जाएगा और इनको जानकारी दी जाएगी साइबर खतरों जैसे कि बाल शोषण, इसके अलावा अन्य जो साइबर खतरे होते हैं उसकी जानकारी भी इनको दी जाएगी। बात करें साइबर पीस फाउंडेशन की, तो ये एक पुरस्कार विजेता नागरिक समाज संगठन है, जिसका कि काम है दुनिया को भविष्य में आने वाली जो साइबर सुरक्षा है और साइबर युद्ध है उसके खतरों से अवगत कराना और उस पर अंकुश लगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है,
कि कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो कौन सा देश है? तो ये देश है भारत। तो भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। अब ये ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। बात करें भारत के अलावा, तो भारत के अलावा पहले इसमें 3 देशों को महारत हासिल थी, वो थे अमेरिका, रूस और चीन। तो इस तकनीक का जो निर्माण किया है वो हमारा जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO, उसके द्वारा किया गया है। DRDO की अगर हम बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 में। इसके जो चेयरमैन है अभी वो है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA द्वारा प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी कि WSTS का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, भारत में। तो इस सम्मेलन में 149 देशों के 26,000 से ज़्यादा लोग भाग लेंगे। जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो इन्हेंस करना अफोर्डेबल और सस्टेनेबल एनर्जी को और उसे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना, ये इसका मेन एम रहने वाला है। बात करें अगर इसकी, तो इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन में एक प्रौद्योगिकी पत्रिका निकाली गई है जिसका कि नाम होगा सौर कंपास 360। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अगर इसकी बात करें तो ये अलायंस शुरुआत करा गया था भारत के द्वारा 122 देशों के साथ मिलकर के। और ये 122 देश वही देश हैं जो कर्क रेखा और बकर रेखा यानी कि पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, वर्ष भर ये क्षेत्र क्या रहता है? गर्म रहता है। तो इन 22 देशों के साथ भारत ने ये अलायंस बनाया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए किस ऑनलाइन प्रणाली का अनावरण किया है? तो किस ऑनलाइन प्रणाली का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा स्पैरो। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, जो कि स्पैरो का क्या है? फुल फॉर्म है, इस प्रणाली का अनावरण किया है। ये काम क्या करेगा? तो इसका काम होगा पारदर्शिता लाना, मूल्यांकन रिपोर्ट के नुकसान से बचने के लिए बेहतर निगरानी और समय पर मूल्यांकन को पूरा करना इसका काम होगा। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से जम्मू कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसी IT विभाग द्वारा क्या किया जाएगा? कार्यान्वित किया जाएगा। तो बात करें अगर जम्मू एंड कश्मीर की दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले साल धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। यहाँ से 2 नई यूनियन टेरिटरी निकल के आई थी, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, जम्मू एंड श्रीनगर, जहाँ पर जम्मू है विंटर की राजधानी और श्रीनगर है इसकी समर की राजधानी। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की उर्दू। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, K2 गॉडविन एस्टीन, ये यहीं पर है। इसके अलावा खारे पानी यानी कि स्वच्छ पानी यानी कि जो फ्रेश वाटर होता है उसकी सबसे बड़ी झील जो है वुलर झील, वो बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर में ही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है आप सबको इसकी जानकारी होगी। 8 सितंबर को मनाया जाता है। आप मुझे बताइए कि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है? बात करें इसकी विश्व साक्षरता दिवस की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 सितंबर 1966 से। इस दिन जो यूनेस्को है, जिसका कि पेरिस में क्या है मुख्यालय है, वो क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान करता है। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 4 नवंबर 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है और जिसका भी हाल फिलहाल में हेड है वो है ऑड्रे ऑजुले। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि फाडा के 35वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया विकेश गुलाटी को। तो विकेश गुलाटी ये रिप्लेस करेंगे आशीष हरजराज को। और अगर बात करें फाडा की, तो फाडा की स्थापना हुई थी 1964 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो वो कौन सा खिलाड़ी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। बात करें अगर
इससे पहले जो खिलाड़ी था जिसने 100 गोल पूरे किए थे तो वो थे ईरान के अली देई एके, ये इनका नाम है, जिन्होंने अब तक 109 इंटरनेशनल गोल कर चुके हैं। हाँ, तो रोनाल्डो के खाते में अभी तक 101 इंटरनेशनल गोल हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिच रेटिंग द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक जीईओ के अपने सितंबर के अपडेट में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो फिच एक रेटिंग एजेंसी है जो रेट करती है देशों की जो जीडीपी है उनको, तो उसके अनुसार भारत की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है। तो कितने परसेंट दर्ज करने की बात कही गई है, तो इसका सही आंसर होगा 10.5%। तो फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो भारत की जीडीपी है उसमें 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो गिरावट थी उसको 5% बताया गया था, जिसे कि अब बढ़ा करके 10.5% कर दिया गया है। बात करें फिच रेटिंग एजेंसी की, तो इसका जो फाउंडेशन हुआ था ये हुआ था 24 दिसंबर 1914 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। फाउंडर हैं इसके जॉन नोलेस फिच और सीईओ हैं इसके अभी पॉल टेलर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एप्पल किस देश में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने जा रहा है। तो किस देश में खोलने जा रहा है, सिंगापुर में। तो एप्पल सिंगापुर में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने जा रहा है। सिंगापुर में मरीना बे सैंडर्स रिसोर्ट में ये स्थित होगा। बात करें एप्पल की, तो इसका जो फाउंडेशन है वो है 1 अप्रैल 1976 को क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में। रेवेन्यू है इसका 260.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर। हेडक्वार्टर इसका वही क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में है। सीईओ हैं इसके भी टिम कुक जो कि 2011 से सीईओ हैं। फाउंडर हैं इसके स्टीव वोजनियाक, स्टीव जॉब्स और रोन वेन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भारत सरकार के साथ दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये है 500। तो बात करें अगर एडीबी की इस समझौता की, तो ये 1 बिलियन डॉलर की जो समझौता हुआ था उसकी ये पहली किस्त रहने वाली है। ये कॉरिडोर बनेगा। इस कॉरिडोर के तहत दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ में सराय काले खां को जोड़ेगा। 24 स्टेशन होंगे इस कॉरिडोर के अंतर्गत, जिसमें से 21 उत्तर प्रदेश में होंगे और 3 दिल्ली में होंगे। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में। सीईओ है इसके अभी क्रिस्टीना जॉर्जिया जो 2017 से अभी इसकी है सीईओ बनी हुई है। फाउंडर हैं इसके हैरी डेक्स्टर वाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य के साथ स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए $82 मिलियन की राशि को मंजूरी दी है। तो किस स्टेट के लिए दी है, हिमाचल प्रदेश के लिए। तो विश्व बैंक ने यह परियोजना के लिए ये राशि दी है, जिसका कि काम होगा राज्य सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा, लचीलापन और इंजीनियरिंग मानकों में सुधार करके हिमाचल के परिवहन और सड़क सुरक्षा संसाधनों को मजबूत करना। बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो इसका फाउंडेशन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। कैपिटल है यहाँ की शिमला धर्मशाला और गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो किस पुरस्कार के लिए किया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। इससे पहले 2018 में भी इन्हें नॉमिनेट किया जा चुका है। अगर बात करें इस साल की, तो इस साल इन्हें इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच में शांति समझौते के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। बात करें नोबेल प्राइज़ की, तो इसकी शुरुआत होती है 1901 यानी कि 1901 से। सर अल्फ्रेड नोबल जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनकी याद में दिया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में अवार्ड दिया जाता है, लेकिन इसमें से जो पीस प्राइज है नोबल का, वो नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो अदर क्षेत्र हैं जैसे कि केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इस एरिया में जो पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडन की सरकार के द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन। भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किन 2 देशों के साथ प्रथम त्रिपक्षीय जो वार्ता है उसका आयोजन किया है। तो किन 2 देशों के साथ किया है, तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये आयोजन किया गया है, जिसका जो मेन एम है वो चाइना की प्रभुसत्ता को कम करना है उस रीजन में। और इसमें अध्यक्षता की थी विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत की तरफ से।
फ्रांस में यूरोप के जो विदेश मंत्रालय के फ्रांसवा डेल्ट्रे हैं उन्होंने किया था, उसमें फ्रांस की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया विभाग के सचिव फ्रांसीसी एंडरसन ने इसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहाँ पर अध्यक्षता करी थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें ए ऑप्शन है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने अनंतपुर यानी कि आंध्र प्रदेश और नई दिल्ली के बीच दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल को हरी झंडी दी है। और दूसरा ऑप्शन है कि ये किसान रेल 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो दोनों ही इसके आंसर सही हैं कि पहले वाले में कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने आंध्र प्रदेश अनंतपुर से नई दिल्ली के बीच दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल को हरी झंडी दी है। इसके अलावा ये किसान रेल जो होगी ये 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। इसके अलावा बात करें तो एक जो किसान रेल है वो महाराष्ट्र के देवाली और बिहार के दानापुर के बीच में जोड़ी जाएगी और इसको भी हरी झंडी दे दी गई है। और ये है हमारे फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह, जो वर्तमान हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी। हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी, असोल का मतलब असल, तो असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है? तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने के लिए असोल चीनी और रियल शुगर इस नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। इसके लिए वहाँ की सरकार के द्वारा एक दरबार 21.org नाम से प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की शेख हसीना, पॉपुलेशन है 163 मिलियन 2019 के आंकड़ों के अनुसार, जीडीपी है इसमें 348 बिलियन अमेरिकन डॉलर और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की बंगाली। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपने अगले अंतरिक्ष यान को किस अंतरिक्ष यात्री का नाम दिया है? तो किस अंतरिक्ष यात्री का नाम दिया है? इसका सही आंसर होगा कल्पना चावला। तो कल्पना चावला के बारे में आप सब जानते होंगे। 2003 में ये एक अंतरिक्ष यान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनमें इनके साथ साथ जो 7 अंतरिक्ष यात्री थे उनकी भी इसमें मौत हो गई। तो इनके नाम पर ये जो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है नॉर्थरोप ग्रूमैन, इसने अपने जो अंतरिक्ष यान है इसका नाम रखने का फैसला किया है। इसके अलावा इसमें अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो राकेश शर्मा, इसके बारे में आप सब जानते ही होंगे इनके बारे में। 1984 में ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस में कदम रखा था। रवीश मल्होत्रा, अगर इनकी मैं बात करूं तो इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये राकेश शर्मा के बैकअप प्लान के रूप में थे कि अगर किसी कारणवश राकेश शर्मा ये सफर नहीं कर पाते तो फिर इनकी जगह रवीश मल्होत्रा जी वहाँ पर पहले व्यक्ति होते जो कि अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखते भारत की तरफ से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो मत्स्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 2024-25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन को बढ़ाना, इसके साथ ही साथ मछली निर्यात को बढ़ा करके 1 लाख करोड़ का कर देना और साथ ही साथ मछुआरों की जो आय है उनकी आय को दुगना करना इसका मेन एम रहने वाला है। तो ये योजना मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए एक प्रमुख योजना रहने वाली है, जिसमें कि 5 साल के लिए 20,050 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। इसके अलावा इस योजना के तहत कुछ अन्य पहलों की भी शुरुआत करी जाएगी, जिसमें कि सीतामढ़ी में फिश ब्रूड बैंक, इसके अलावा जलीय रोग लैब किशनगंज में खोला जाएगा और पटना में फिश ऑन व्हील्स की स्थापना करी जाएगी। तो बात करें अगर मछली उत्पादन की, तो विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो इसमें है चाइना पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर इसमें आता है इंडिया। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पर मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो वो है आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के परिवहन के लिए बेंगलुरु में भारत की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस का उद्घाटन किया है? तो जैसा कि यहाँ पर आपको अंदाजा हो गया होगा, यहाँ पर बेंगलुरु शब्द यूज हो गया है। तो कौन सा राज्य होगा? तो वो राज्य होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य के द्वारा
कोविड-19 के रोगियों के लिए उनके परिवहन के लिए पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस का उद्घाटन किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक के द्वारा। बात करें इसके CEO की, तो इसके CEO है संदीप बख्शी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा रहा है? तो किसे नियुक्त किया जा रहा है? परेश रावल को। तो ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, यह है परेश रावल, जिनको कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। बात करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, और ये रिप्लेस करेंगे परेश रावल। किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे अर्जुन देव चरण को, जो कि अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में चला अब तक का सबसे ज़्यादा सुनवाई वाला वाद कौन सा है? तो वो कौन सा वाद है? तो वो वाद है केशवानंद भारती वाद। तो ये कितने दिन तक चला था? ये अब तक का सबसे ज़्यादा चलने वाला वाद है, सबसे ज़्यादा सुनवाई इसमें हुई है, जो कि है 68। बात करें केशवानंद भारती की, तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये केरल में जो एडनीर संस्था थी, वो जो एडनीर मठ था, हिंदू मठ था, उसके क्या थे? प्रमुख संत थे। इसके अलावा बात करें राम मंदिरवाद की, तो हाल ही में राम मंदिरवाद की समाप्ति हुई है। तो ये भारत में अब दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा सुनवाई वाला वाद बन चुका है, जिसमें कि टोटल 40 सुनवाइयाँ हुई थी। तो केशवानंद भारती वाद इस वजह से जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 3 केसों की यहाँ पर बात होती है, गोलकनाथ पंजाब, मिनर्वा मिल और केशवानंद भारती। ये तीनों ही केस एक दूसरे से संबंधित हैं, जिसमें कि जो गोलकनाथ बना पंजाब वाला केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि संसद को किसी भी प्रकार से जो संविधान है उसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन का कोई अधिकार नहीं होगा। ये बात गोलकनाथ पंजाब में कही गई थी, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने 24वें संविधान संशोधन 1971 में ये बात बोली कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। जिसके बाद विवाद आता है केशवानंद भारती वाद, जो कि 1973 में हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो ये था कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन बिना जो हमारा संविधान है उसके संवैधानिक ढांचे में परिवर्तन किए। तो ये बात वहाँ पर बोली गई थी कि संसद जो है वो अधिकार संशोधन तो कर सकती है, लेकिन बिना संवैधानिक ढांचे में परिवर्तन को किए हुए। इसके बाद बारी आती है मिनर्वा मिलवाद की। तो मिनर्वा मिलवाद में जो बात कही गई थी वो संबंधित थी 368(4) के अंतर्गत। 368(4) में बात की गई थी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसकी शक्ति को समाप्त कर देने की यहाँ पर बात की गई थी। तो इस बात को असंगत माना था सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल वाद में। तो ये था वीडियो दोस्तों, जिसमें हमने इस हफ्ते के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियो लाते रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में ही एक नोटिफिकेशन बेल होती है, उसे ज़रूर दबा दीजिए, ताकि अगर हम आपके लिए आगे और भी कोई वीडियो लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।